आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आपकी तालीम और तरबियत के लिए ये ऑनलाइन लेक्चर्स आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं और मेरा नाम प्रोफेसर राजा वाजिद अली है और मैं आपको स्टैटिस्टिक्स यानी शुमारियात पढ़ाता हूँ। आज हमारी सेकेंड ईयर की क्लास है और सेकेंड ईयर की क्लास में हम टेक्स्ट बुक को फॉलो करते हुए चैप्टर 10 जिसका नाम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, हम उसे सॉल्व कर रहे हैं, उनके न्यूमेरिकल्स। और याद रहे हम 10.2 को सॉल्व कर रहे हैं। अभी 10.2 कंप्लीट होने के बाद हम 10.1 की तरफ जाएंगे इंशाअल्लाह। हस्ब मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ एक दुआ से करते हैं और आज की दुआ है इल्म की दुआ कि हम अपने रब से इल्म कैसे मांगें। उसके लिए जो अल्फाज मैंने आपको याद करवाए हुए हैं वो उनको दोहरा लेते हैं। जब आप अपना काम करना शुरू करें, इल्म सीखना शुरू करें, पढ़ना शुरू करें, किसी लेक्चर के दौरान, शुरू में, दरमियान में, कहीं पे भी याद आए, आप ये दुआ ज़रूर अपने रब से मांग लिया करें। दुआ के अल्फाज हैं अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ऐ मेरे परवरदिगार मुझे अता कर। इसका मतलब है इल्मन, इल्म अता कर। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी, ऐ मेरे रब मुझे अता कर इल्म। इल्मन नाफ़िअन, ऐ अल्लाह जो इल्म तो मुझे अता करे वो नफ़े वाला हो, उस इल्म से किसी को नुकसान ना हो, उस इल्म से मुझे भी नफ़ा मिले, मेरे इर्द गिर्द रहने वाले लोगों को भी मेरे इल्म से नफ़ा मिले और मेरे बाद यानी कि जब मैं इस दुनिया से चला जाऊं तब भी क़यामत तक मेरे इल्म से ए अल्लाह इस दुनिया के इंसानों को नफ़ा मिलता रहे। ऐसा इल्म अता कर। इल्मन नाफ़िअन वासिअन, वसी, इतना वसी हो, इतना वसी हो ए अल्लाह, क्योंकि कम इल्म, महदूद इल्म हमेशा इंसान को जहालत की तरफ ले जाता है। ए अल्लाह हम तुझसे इल्म मांगते हैं जो वासिअन, वसी हो, इतना वसी, इतना वसी कि ए अल्लाह जहाँ से मशरिक़ शुरू होती है, मशरिक़ से पहले कोई चीज़ नहीं, मशरिक़ से लेके मग़रिब तक जितनी भी तेरी मशरिक़ें हैं वहाँ से शुरू हो मेरा इल्म और मग़रिबों तक जहाँ पे मग़रिब है। ए अल्लाह नाफ़े हो और वासिअन, वसी हो, और उसकी तीसरी खूबी क्या हो, हमीकन, ए अल्लाह वो इल्म ऐसा हो कि वो गहराई वाला हो। ऐसा ना हो कि मुझे समझ ही ना आए, ऐसा ना हो कि मैं किसी से बात करते हुए कहूँ कि मेरे सर के ऊपर से गुज़र गया है। ए अल्लाह उस इल्म की गहराई तक मुझे ले जा, और ए अल्लाह उस इल्म की गहराई सातों आसमानों से शुरू हो और सातों ज़मीनों की तह तक, सातों समुंदरों की तह तक उसकी गहराई हो। ए अल्लाह जब मैंने तुझसे इल्म ऐसा मांगा वासिअन, मशरिक़ों से लेके मग़रिबों तक, और हमीकन यानी सातों आसमानों से शुरू हो
सातों आसमानों की बुलंदियों से शुरू हो और सातों आसमानों की सातों ज़मीनों की तह तक। तो ए अल्लाह इन दो अल्फाज में मैंने तेरी सारी कायनात का इल्म मांग लिया। ए अल्लाह मैं ऐसा इल्म अता कर दे जिसमें नफ़ा ही नफ़ा हो और वो बहुत वसी हो और इसके साथ साथ वो हमीकन गहराई वाली हो। मैं दोबारा अल्फाज रिपीट करूँगा, बच्चे आप सब पढ़ लें। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी इल्मन नाफ़िअन वासिअन हमीकन आमीन। आज हमारा लेक्चर स्टैटिस्टिक्स यानी कि हम शुमारियात पढ़ने जा रहे हैं। सेकेंड ईयर की क्लास है हमारी, जिसमें हम चैप्टर 10 यानी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और आज हमारा लेक्चर 26 है। लास्ट लेक्चर अगर मेरे बच्चों को याद हो तो हम चैप्टर नंबर 10 नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सरसाइज 10.2 और क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट कर रहे थे। ए पार्ट अगर मैं दोबारा आप बच्चों के लिए पढ़ूं, क्योंकि वो आधा हुआ था और कुछ हमारा रहता है। इसके ए पार्ट में सबसे पहले उसने ये कहा था, एक्सरसाइज हमारी सब बच्चों को मालूम होनी चाहिए, 10.2 है, 10.1 अभी हमने नहीं की। इसका क्वेश्चन नंबर 15 है और उसका ए पार्ट। हम इस ए पार्ट को कर रहे थे और इस ए पार्ट में हमने कहा था नंबर 1 म्यू इक्वल्स टू म्यू और सिग्मा इज़ इक्वल टू सिग्मा। ये दोनों वैल्यूज़ हमने मालूम करनी थी, यानी कि पैरामीटर्स मालूम करने थे। जबकि पैरामीटर्स मालूम करने हो तो दो कंडीशंस गिवन होंगी हमारे पास। अब वो दो कंडीशंस क्या थी? नंबर 1, पहली कंडीशन ये थी, अगर आप गौर से पेज नंबर 23 हमारी एक्सरसाइज है, उसमें क्वेश्चन नंबर 15 है। अगर हम 15 को पढ़ते हैं तो उसमें पहली कंडीशन है 5% ऑफ द आर्टिकल्स हैव मास ग्रेटर देन 85। इसका मतलब हुआ कि probability of x is greater than 85 is equal to 5%, मतलब 0.05 पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन में वो ये कहता है एंड 10% हैव अ mass लेस देन 25। इसका मतलब ये हुआ probability of x is less than 25 is equal to 0.10। सवाल को शुरू से हमारा पढ़ने का इसलिए तरीक़ाकार है ताकि आपको थोड़ी सी रिवीजन हो जाए। आप देखें, इस सवाल में पैरामीटर्स मालूम नहीं हैं, म्यू और सिग्मा मालूम नहीं हैं। दो पैरामीटर्स नहीं मालूम तो लिहाजा दो कंडीशंस गिवन है। ये दो कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन है। इन दो कंडीशंस को फॉलो करते हुए हम लास्ट लेक्चर में पैरामीटर्स की वैल्यूज़ मालूम कर चुके हैं। आपको याद होगा, आपने नोट किया होगा। और म्यू की कीमत क्या थी अगर आपको याद है तो हमने सॉल्व करते हुए म्यू इज़ इक्वल टू 51.3 और सिग्मा इज़ इक्वल टू 20.5। ये दो पैरामीटर्स की वैल्यूज़ हम फाइंड कर चुके थे लास्ट लेक्चर में। आगे हम क्वेश्चन जो हम करना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ म्यू एंड सिग्मा। म्यू और सिग्मा हम लास्ट लेक्चर में ये दोनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली थी। इससे आगे एंड और इसके अलावा और क्या मालूम करें? फाइंड द रेंज मालूम करें। जी, हमारे पास जो इसके साथ क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द रेंज सिमेट्रिकल about mean within which 75% of the masses
लाई। अब ये जो सवाल था हमारा, ये हमारा लास्ट लेक्चर में रह गया था और मैंने ये कहा था कि आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें। जिन बच्चों ने सॉल्व कर लिया है और उनके 2 आंसर आए ए और बी की वैल्यूज़, तो बहुत अच्छी बात है। और जिनसे सॉल्व नहीं हुआ उनके लिए, और जिनका गलत हो गया होगा या कोई प्रॉब्लम हुई है, उनके लिए मैं यहाँ पे इस लेक्चर में इसको दोबारा सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले एक डायग्राम बनाएंगे और वो डायग्राम हमारी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की होगी। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम -∞ टू +∞ इसकी रेंज होती है। दरमियान में इसका हमने मीन लिखना है और म्यू हमारे पास क्या 51.3 आ चुका है। z एक्सिस इसके पैरेलल होती है, इसकी लिमिट भी -∞ टू +∞ है। अच्छा जी, अब वो ये कहता है कि 2 वैल्यूज़, क्या कह रहा है कि 2 वैल्यूज़ फाइंड करें। 2 वैल्यूज़ कहाँ कह रहा है? 2 वैल्यूज़ यहाँ पे कह रहा है, रेंज। जब वो कहेगा रेंज मालूम करें, तो रेंज कैसे मालूम होती है? वो अंडरस्टूड है 2 वैल्यूज़ के दरमियान वाली वैल्यूज़ को हम कहेंगे वो जो 2 वैल्यूज़ हैं वो हमारी रेंज है। हमने 2 लिमिट्स मालूम करनी है। वो उन दोनों वैल्यूज़ की खुसूसियत क्या है? वो सिमेट्रिकल अबाउट मीन है। सिमेट्रिकल अबाउट मीन का मतलब ये होता है कि मीन से लेफ़्ट साइड पे जितने डिस्टेंस पे हमारे पास एक वैल्यू है, उतने ही डिस्टेंस पे हमारी राइट साइड पे हो। यानी कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक अगर इस डिस्टेंस को फॉलो करते हैं, तो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है और फिर इतना ही डिस्टेंस जितना ये है, इतना ही एरिया हम इस तरफ लेते हैं और वो ये आ जाएगा। और ये जो दरमियान का एरिया है वो हमारे पास कितना है? वो 75%, मतलब 0.75। ये जो हमारा एक लिमिट यहाँ पे सपोज करते हैं a है, यहाँ पे दूसरी वैल्यू सपोज कर लेते हैं b है, जो हमारे पास अननोन है। अब ये वैल्यू 0.75 है। ये जो एरिया है आपके पास, ये 0.75, उसने कहा कि दरमियान वाला एरिया 0.75 हो और आपने इन दोनों के पैरेलल a की वैल्यू फाइंड करें और b की वैल्यू। ये 2 लिमिट्स या रेंज कहलाती हैं, a और b की वैल्यूज़। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास a से b तक का एरिया कितना है, a to b, वो डायग्राम में हमने शो किया और हमने कहा कि ये तो 0.75 है। हम यहाँ पे लिखते हैं गिवन। एक बात हमें गिवन है, वो बात क्या गिवन है? हमारे पास प्रोबेबिलिटी a to b and x लेस देन इक्वल्स टू 0.75। x एक्सिस पर, x एक्सिस हमारे पास ये है और ये आपको पता है z एक्सिस होती है, इसका मीन 0 होगा। अब x एक्सिस पर a यहाँ पर है और b यहाँ पर है। a और b इनके बिटवीन एरिया, a to b, इनके बिटवीन एरिया 0.75 है। ये क्वेश्चन में गिवन है। हमने क्या मालूम करना है? a और b की वैल्यू। हम सबसे पहले लिखेंगे क्या? हम लिखते हैं as we know that। जैसा कि हम जानते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो इक्वल्स टू 1 होती है। हम लिखते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू 1। टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में? -∞ टू +∞। इट्स मीन टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व। इसका मतलब है टोटल एरिया अंडर द नॉर्मल कर्व वो 1 है। तो वो कहाँ से कहाँ तक 1 होगी? तो इसका मतलब है ये होगा कि प्रोबेबिलिटी x इज़ लेस देन a प्लस
प्रोबेबिलिटी A to B between और प्लस प्रोबेबिलिटी x is greater than B, इट्स मस्ट बी इक्वल टू 1। इसका मतलब है x इज लेस देन a। क्या मतलब हुआ? ये हमारे पास a है, a से लेस देन ये है, ये वाला एरिया प्लस a टू b ये वाला एरिया प्लस कर दें और साथ प्लस ये भी कर दें ग्रेटर देन b। तो तीनों एरियाज को अगर हम प्लस करते हैं तो इसका मतलब है कि टोटल एरिया अंडर द कर्व, और टोटल एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू 1। ये टोटल एरिया अंडर द कर्व हो गया। इसमें हमारे पास किसकी वैल्यू गिवन है? अगर आपको याद हो तो हमने इसकी बात कही कि ये हमारे पास जो है ये गिवन है, इसकी जगह पे हम 0.75 लिख देंगे। हम लिखते हैं प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन a प्लस, यहाँ पे तो हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 0.75 और प्लस प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन b इज इक्वल टू 1। अब क्या होगा? प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन a और प्लस प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन b और इज इक्वल टू 1 माइनस 0.75। मेरा ख्याल है बच्चों को ये बात समझ आ चुकी होगी कि सबसे पहली बात है टोटल प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1। अब हम कहेंगे लेस देन a, ग्रेटर देन b और बिटवीन a एंड b, इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी जो है अंडर एरिया कर्व इज 1। इसकी वैल्यू 0.75 लिखी और ये 0.75 दूसरी तरफ जाके माइनस हो गई। अब 1 माइनस 0.75 क्या होता है? वो तो 0.25 होगा। अब हम यहाँ पे लिखते हैं कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन a और प्लस प्रोबेबिलिटी x इज ग्रेटर देन b, इट्स इक्वल टू 0.25। नाउ जैसा कि एक बात हमें नज़र आ रही है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन a, इट्स इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन b, बिकॉज सिमेट्रिकल अबाउट मीन। हमारे पास ये जो a और b है ये सिमेट्रिकल अबाउट मीन है। अगर मीन से जितना डिस्टेंस a तक है उतना ही डिस्टेंस b तक है, तो अगर ये दोनों डिस्टेंस ये और ये इक्वल है, लिहाजा लेस देन a और लेस देन b भी इक्वल होंगे। ये हमने यहाँ बात लिख दी। अगर ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, इसका मतलब है ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, इन दोनों को जमा करेंगे तो डबल हो जाएगा, और अगर एक की बात करेंगे तो फिर हमें उसका हाफ करना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे हम लिखेंगे इसका मतलब ये हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन a प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इज इक्वल टू लिखेंगे इज इक्वल टू x इज ग्रेटर देन b इक्वल्स टू 0.25। इन दोनों को प्लस करें तो 0.25 है, लेकिन अगर कोई एक होगा तो इसको डिवाइडिंग बाय 2 करना पड़ेगा। लिहाजा हम कहेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन a और इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन b और इक्वल्स टू, अगर हम क्या करें 0.25 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या जवाब आएगा? 0.125। तो हमारे पास यहाँ पे जवाब आ गया 0.125। देन इसका क्या मतलब हुआ? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन a इज इक्वल टू 0.125, और दूसरी बात प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन b, इट्स आल्सो इक्वल टू 0.125। यहाँ तक मेरे बच्चों को पॉइंट सारे क्लियर हो चुके होंगे। अगर आप इसको जल्दी से साथ साथ नोट किया करें, क्योंकि हम यहाँ पे रेंज मालूम करना चाह रहे थे। रेंज जो है वो 2 वैल्यूज़ को कहते हैं, उनके दरमियान जितनी भी वैल्यूज़ है वो रेंज कहलाती हैं, उस रेंज में आते हैं। रेंज A और B 2 वैल्यूज़ मालूम करनी है, 75% एरिया दरमियान में होना चाहिए। हमें पता है टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, इसका मतलब हुआ कि अंडर द एरिया ऑफ द नॉर्मल कर्व इज़ 1।
यहाँ पे 0.75 लिखकर हमने क्या किया, माइनस कर दिया, वो 0.25 आ गया। अब ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल हैं, अगर इक्वल हैं तो 0.25 को डिवाइड करेंगे हम 2 से, ताकि वो हाफ हाफ हो जाए। अब हाफ हुआ तो 0.125, प्रोबेबिलिटी लेस देन ए और प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन बी, वो भी 0.125 आ गया। अब इससे आगे हम चलते हैं, हमारे पास मीन गिवन है, जी एक पॉइंट हमें ये मिल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस देन a इज़ इक्वल टू 0.125, और दूसरा पॉइंट हमें मिल गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ ग्रेटर देन b और इट्स इक्वल टू आल्सो 0.125। अब उम्मीद करता हूँ कि इससे आगे मेरे बच्चों को a और b की वैल्यूज़ फाइंड करना आती होंगी। कैसे करेंगे? यहाँ पे जो वेरिएबल x है ना, इसको स्टैंडर्डाइज्ड बनाना है। अच्छा, स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल क्या होता है? z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा, इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल z को। अब आपके पास वेरिएबल x है, x को क्या करेंगे? अगर वेरिएबल x हो उसमें से मीन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन माइनस कर देते हैं और डिवाइड करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, इट्स मीन सिग्मा पे। तो अब यहाँ पे जो x है इसके साथ हम ये काम करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा लेस देन। अब जो काम हमने इसके साथ किया है वही काम हम इसके साथ भी करेंगे, यानी कि हम यहाँ पे a लिखेंगे, उसमें से माइनस म्यू करेंगे और डिवाइड सिग्मा करेंगे। लेकिन यहाँ पे क्योंकि वैल्यू है, वेरिएबल नहीं है, अब हम म्यू की वैल्यू को माइनस करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे 51.3 और नीचे सिग्मा की वैल्यू लिखेंगे और वो हमारे पास है 20.5 और इज इक्वल टू 0.125। मेरा ख्याल है बच्चों को बात समझ आ चुकी होगी। अगर मैं इसी पॉइंट को इस तरफ करना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा? मेरे पास यहाँ पे x है, इस x को स्टैंडर्डाइज्ड बनाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँ? प्रोबेबिलिटी x माइनस म्यू ओवर सिग्मा इट्स ग्रेटर देन, और यहाँ पर मैं b लिखूँगा, लेकिन b में से माइनस किसे करूँगा? म्यू की वैल्यू को। म्यू की वैल्यू क्या है? 51.3 और डिवाइडिंग बाय सिग्मा 20.5 और इज इक्वल टू 0.125। अब आप गौर करें कि ये जो x माइनस म्यू ओवर सिग्मा है, यहाँ पे x माइनस म्यू ओवर सिग्मा है, वो तो z के इक्वल है, तो इसकी जगह पे हम z लिख लेते हैं। हम z कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी, बस z लिख देंगे इधर, लेस देन, ये वैसे का वैसे, a माइनस 51.3 ओवर 20.5 और इज इक्वल टू 0.125। क्लियर होगी बात? जब भी प्रोबेबिलिटी में, यहाँ पे भी हम लिख लेते हैं बिल्कुल ऐसे ही, z इज ग्रेटर देन b माइनस 51.3 ओवर 20.5 इट्स इक्वल टू 0.125। जब भी प्रोबेबिलिटी में हमारे पास z यानी स्टैंडर्डाइज्ड वेरिएबल आ जाए तो हम क्या करते हैं? फिर हम फार्मूले से हेल्प लेते हैं, थ्योरम से पूछते हैं कि इससे आगे हम क्या करें। तो यहाँ पर हमें थ्योरम क्या कहता है? अगर मैं लेस देन की बात करूँ तो मेरे पास थ्योरम कहता है प्रोबेबिलिटी x इज लेस देन a इट्स इक्वल टू फाई ऑफ a, और अगर ग्रेटर देन हो तो प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे हम मेरे पास थ्योरम है x इज ग्रेटर देन a इज इक्वल टू 1 माइनस फाई ऑफ a। ये थ्योरम्स हमने शुरू में जब डेफिनेशंस की थी तो वहाँ पे मैंने आपको बताए भी थे। बाज़ बच्चों को शायद ये थ्योरम्स याद नहीं रहते, तो इसके लिए आपको मैं बता दूँ, पेज नंबर 5 टेक्स्ट बुक जो हम पढ़ रहे हैं उसका पेज नंबर 5 है, और वहाँ पे अगर गौर करें तो थ्योरम नंबर 10.3 में लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी z इज़ लेस देन इक्वल टू a, यानी कि ये लेस देन वाला, तो इट्स इक्वल टू फाई ऑफ a लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन a, पेज नंबर 3 पर ग्रेटर देन
ए, तो वहाँ पे लिखा हुआ 1 माइनस फाई ऑफ ए, और तीसरे नंबर पे उसने लिखा हुआ है ए टू बी बिटवीन, तो बी माइनस ए, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, पेज नंबर 5 पे। ये दोनों थ्योरम्स आपको, या जितने भी थ्योरम्स हमने 4-5 हमने पढ़ने, वो वहाँ मौजूद है। अब हम इसके साथ क्या करने वाले हैं, जब प्रोबेबिलिटी, ये देखा ना यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे z होता है, यहाँ पे x नहीं, यहाँ z होगा। थ्योरम में भी आपने पढ़ा होगा पेज नंबर में। यहाँ पर अब क्या करेंगे, इस पूरी रकम की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, अकॉर्डिंग टू थ्योरम हम लिखेंगे फाई ऑफ, और ये पूरी रकम जो लेस देन के आगे है, ये पूरी रकम a होगी, तो हम लिखेंगे a माइनस 51.3 ओवर 20.5 और इक्वल्स टू 0.125। अब क्या होगा, ये जो हमारे पास फाई है दूसरी तरफ जाके इन्वर्स हो जाएगा। हम लिखेंगे a माइनस 51.3 ओवर हम लिखते हैं 20.5, ठीक होगी बात, इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं फाई इनवर्स और यहाँ पे 0.125। अब जब हमारे पास इन्वर्स आ जाए, जैसा कि आपके पास ये आ गया फाई इन्वर्स, तो अजीज़ तुलबा व तालबात, आपको मालूम है कि हम कौन से पेज पे जाते हैं टेबल देखने के लिए, पेज नंबर 295। पेज नंबर 295 पर आप पहुँचे। पेज नंबर 295 पर जब आप पहुँचे तो वहाँ पे देखा 0.12। हम बुक में पेज नंबर 295 जहाँ लिखा हुआ है इन्वर्स स्टैंडर्ड नॉर्मल कॉम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, पेज नंबर 295 पे यहाँ पे P लिखा हुआ है। P में देखेंगे 0.12। अगर आप यहाँ से नीचे आते जाएं तो यहाँ पे पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक और तीसरे ब्लॉक में तीसरी रो में लिखा हुआ है 0.12। 0.12 को हमने कहाँ देखना है, 0.12 को हमने 5 में देखना है। तो जब हम 5 में देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 0.12 पर पहुँच गए। अब इससे आगे पहले कॉलम को देखें तो वो 0 है, फिर आगे 1, फिर आगे 2, फिर आगे 3 और फिर यहाँ 4। यहाँ पर आप पहुँचेंगे और 4 के बाद ये 5। अब ये 5 को ज़रा गौर से देखें कि ये क्या वैल्यू है। ये टेबल वैल्यू यहाँ से देख के हमने यहाँ लिखना है। 0.12 को हमने 0, 1, 2, 3, 4 और 5 में देखा तो हमारे पास आंसर आ गया क्या, 1.1503 माइनस के साथ। तो हमारे पास क्या आंसर आया, -1 इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, -1.15 1503 और शुरू में हम a माइनस 51.3 ओवर 20.5 लिख लेते हैं। इससे आगे मैं साइड पे सॉल्व करता हूँ। हम देखते हैं कि यहाँ पर आ जाते हैं। इससे आगे a माइनस 51.3 ओवर 20.5 इज इक्वल टू -1.1503। इससे आगे हम क्या करेंगे, इससे आगे ये रकम इसके साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई। हम लिखते हैं a माइनस 51.3 ओवर इज इक्वल टू, सॉरी, हम लिखते हैं 20.5 इंटू -1.1503। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। a माइनस 51.3 इज इक्वल टू, जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, 20.5 को मल्टीप्लाई करें -1.1503 के साथ, तो जवाब आएगा -23.58।
-23.5815। अब हम लिखेंगे a इज इक्वल टू 51.3 माइनस 23.5815। यहाँ पे ये a 51.3 माइनस का है, दूसरी तरफ जाके प्लस हो जाएगा और यहाँ पे इसमें से माइनस करने पर हमारे पास a का आंसर आ जाएगा और वो आएगा 27.71। हमें उसने कहा था a और b की वैल्यू मालूम करें। a इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 27.71। अब हम b की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके बाद b की वैल्यू यहाँ से आएगी, कैसे लेंगे? यहाँ पे थ्योरम कहता है 1 माइनस फाई ऑफ a करें, मतलब इस पूरे पोर्शन को हमें थ्योरम की हेल्प से हम ये लिखते हैं 1 माइनस फाई ऑफ b माइनस 51.3 ओवर 20.5 इज इक्वल टू 0.125। इसके बाद 0.125 इक्वेशन के इस तरफ लाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा और ये फाई इनवर्स वाली वैल्यू दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगी। हम लिखते हैं 1 माइनस 0.125 इज इक्वल टू फाई ऑफ b माइनस 51.3 ओवर 20.5। क्लियर है जनाब? 1 में से जब आप माइनस करेंगे 0.125 तो आपके पास आ जाएगा 0.875। यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0.875 इज इक्वल टू, हम क्या लिखें, फाई ऑफ b माइनस 51.3 ओवर 20.5, ये आ गया। अब ये फाई इस तरफ आकर इनवर्स हो जाएगा। फाई जब इस तरफ आएगा तो इनवर्स लिखेंगे, हम लिखेंगे फाई इनवर्स इंटू 0.875 और इज इक्वल टू, उस साइड पे क्या बचा मेरे पास, b माइनस 51.3 ओवर 20.5। जैसे ही इनवर्स आएगा तो आप क्या करेंगे, आप पेज नंबर 295 और टेबल नंबर 10 जो अभी मैंने आपको दिखाया भी है, जल्दी से बुक में जाके देखें। पेज नंबर 295 पर टेबल नंबर 10 है। 0.87 को 5 में देखेंगे। अब 0.87 कहाँ पर है? 295 पर नहीं मिलेगा, 296 पर भी नहीं मिलेगा, 297 पेज पर अगर आप देखेंगे तो 0.87 मिला। उसको 5th कॉलम यानी 6th कॉलम में देखें, क्योंकि पहला कॉलम तो 0 का है ना, तो 0, 1, 2, 3, 4 और 5 छठे कॉलम में जाके देखेंगे 0.87 को 5 में, तो वो आपके पास जवाब क्या आया, वो जवाब आपने लिखना है। अब इससे आगे मैं ये वाला जो पहले ए हमने सॉल्व किया इसे रेज कर लिया है, रेज करके यहाँ लिख दिया मैंने कि ए की वैल्यू ये है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, बी, और यहाँ पे वैल्यू जब टेबल में देखेंगे तो वो आपके पास 0.87 को 5 में देखें, आपके पास आएगा 1.1503, यही वैल्यू आएगी लेकिन प्लस के साथ आएगी। तो यहाँ पे मैंने b लिख दिया है। अगर हमने यहाँ पे b लिख दें तो ये हमारे पास दूसरा पार्ट बन जाएगा, और यहाँ पे क्योंकि प्लस है, अब यहाँ पे माइनस नहीं लिखेंगे, यहाँ माइनस नहीं लिखेंगे और ये प्लस हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 51.3 को 23.5815 में प्लस करने से हमारे पास आंसर आ जाएगा 74.88। तो ये हमारे पास b की वैल्यू आ गई 74.88, और ये हमारे पास वो रेंज सिमेट्रिकल है जो 75% में मौजूद थी। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का कंप्लीट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप बच्चों को समझ आ चुका होगा। अब हम इससे आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का ही बी पार्ट। ये ए पार्ट था जो बाकी रह गया था। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। जल्दी से आप सब बच्चे इसके बी पार्ट को ज़रा गो थ्रू कर लें, समझ लें। जो बात ना समझ आए तो फिर आप उसको मेरे साथ समझने की कोशिश करें। जल्दी से रीड अप करें।
क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 15 और उसका बी पार्ट। बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, इसलिए हम एक और काम करते हैं कि इसको हम नेक्स्ट लेक्चर पे ले जाते हैं और अभी हम क्वेश्चन नंबर 16 का बी पार्ट करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 15 का ए पार्ट यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा, कंप्लीट नहीं हो पाएगा। इसलिए क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 16 और उसका ए पार्ट। सपोज दैट x is a normally distributed with mean 25 and sigma is equal to 5. Number 1, find the lower and upper quartiles. लोअर एंड अपर क्वार्टाइल्स मालूम करें। अगर मेरे बच्चों ने पेज नंबर 2 और पेज नंबर 3 यानी कि प्रॉपर्टीज़ अगर आपने याद की हुई हैं तो फिर आपके लिए ये क्वेश्चन कोई मुश्किल काम नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि आपके पास Q1 का क्या फार्मूला है, यानी लोअर क्वार्टाइल Q1, इसका क्या फार्मूला है। अगर आप पेज नंबर 3 पे देखें तो वहाँ पे लिखा होगा म्यू माइनस 0.6745 सिग्मा, और दूसरा Q2 म्यू प्लस 0.6745 सिग्मा। ये दोनों फार्मूले आपने याद किए हैं, ये इसकी प्रॉपर्टी में हैं, प्रॉपर्टीज़ में दोनों फार्मूले लिखे हुए हैं। बस आपने वैल्यूज़ पुट कर देनी है और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। म्यू की कीमत 25 और सिग्मा की कीमत 5 दी हुई है। हम लिखेंगे Q1 इज इक्वल टू म्यू कितना है 25 माइनस 0.6745 और इंटू 5, यहाँ पे Q2 म्यू प्लस 0.6745 इंटू 5। 0.6745 को आपने 5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3.3725। तो यहाँ पे लिखेंगे 25 माइनस 3.3725 और यहाँ पे क्या लिखेंगे Q3 अपर क्वार्टाइल्स Q3 कहलाता है, Q2 नहीं, Q3, और इज इक्वल टू क्या लिखेंगे म्यू प्लस 3.3725। जब आपने 0.6745 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 3.3725 आ गया। अब 3.3725 को Q1 मालूम करने के लिए 25 में से माइनस करेंगे तो Q1 इज इक्वल टू 25 माइनस 3.3725, इट्स 6275 आ गया। इसी तरह जब आप दूसरी तरफ प्लस करते हैं तो आपके पास Q3 इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे म्यू की कीमत ही नहीं लिखी हमने, 25 है जनाब, यहाँ पे 25, 678 28.3725। तो ये है जी अपर क्वार्टाइल और ये है लोअर क्वार्टाइल्स। अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स आपने मालूम कर लिए। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट, इसके सेकंड पार्ट में कहता है मीडियन मालूम करें जनाब। तो मीडियन कैसे मालूम करेंगे, हम इसे रेस करते हैं। सेकंड पार्ट में कहता है फाइंड मीडियन। मीडियन as we know that, जैसा कि हम जानते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज अ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन मीडियन मॉड आर इक्वल टू म्यू। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी
मीन इक्वल्स टू मीडियन इक्वल्स टू मॉड इज इक्वल टू म्यू। सो इसके मुताबिक मीडियन इज आल्सो इक्वल टू म्यू। देन तो फिर क्या होगा, मीडियन इज इक्वल टू म्यू है, तो म्यू हमारे पास 25 है, हम लिखते हैं 25। तो इस तरह मीडियन हमारे पास 25 आ गया। और इसका लास्ट पार्ट उसने पूछा है मीन डेविएशन। उसने क्या पूछा है, फाइंड द मीन डेविएशन। मीन डेविएशन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक फार्मूला, वो भी प्रॉपर्टी है जो आपने प्रॉपर्टीज में याद किया हुआ है। मीन डेविएशन as we know that mean deviation equal to 0.7979 सिग्मा, ये फार्मूला है। 0.7979 सिग्मा को जब आप क्या करेंगे, सिग्मा की वैल्यू तो 5 है क्वेश्चन में, 0.7979 इंटू 5, तो यहाँ पर आपके पास जवाब आ जाएगा 3.9898। इट्स अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 4। ये आपका आंसर है। इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का ए पार्ट हमने कंप्लीट किया है। 15 का बी पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इंशाल्लाह। आज का लेक्चर का इख्तिताम हम इस दुआ से करते हैं, अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, आप सदा सलामत रहें, खुश रहें और आपके सरों पर आपके वालिदैन का साया ता क़यामत कायम रहे। इसके साथ साथ जब हमारा वक्त आखिर हो, ए अल्लाह, तो हमारी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये कलमा जारी फरमा देना, ताकि हमारा ख़ात्मा ईमान पर हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।